स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स का DOE का सैम्पल पेपर कर रहे हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एनुअल एग्ज़ाम जो 2023 सेशन का है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आप। तो वेक्टर में से ये क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो आपको एंगल बिटवीन a एंड b फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ना वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो जब भी आपको कुछ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सम ये दे और कुछ भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए ना स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड, ताकि आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर रिजल्ट निकाल सकें। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए, आपको सिर्फ इतना दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब भी ये सिर्फ सिंगल कुछ दिया और एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ना दिया हो इन्फॉर्मेशन, तो आप ये स्क्वायरिंग कर दिया करो। तो स्क्वायरिंग बहुत सारी, यानी इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पहले भी क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस की थी, तो वो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके चेक कर लेना। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हमने क्यों किया है, तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी क्वेश्चन नंबर 13 में, कि अगर कोई भी वेक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का, तो वो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड फिर से आई का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। कॉस थीटा क्योंकि आई और आई के बीच में 0 होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा ना। तो यानी जब ये सेम होते हैं, उनका सेम का डॉट होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो इसके सेम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो अगर ए डॉट ए का मैं डॉट निकालूं, तो इसके मैग्नीट्यूड को एक बार लिख के उस पर स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, इस पूरे को मैग्नीट्यूड ए मान लो, तो इसका स्क्वायर है, तो यानी कि जो भी इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, उसको हम कितनी बार डॉट में लिखते हैं, ये जो भी ये ए है, ये पूरा ए है ना, इसको इसी के डॉट के साथ, सेम इसको इसके डॉट के साथ ले लेंगे, तो यही प्रॉपर्टी बन जाएगी ना, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके जो अंदर है इसी के डॉट के साथ, इसका इसी के साथ डॉट के इक्वल होता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, तो हमने इस जो अंदर है इसको 2 बार लिख दिया डॉट में। ऐसे यहाँ भी लिख देंगे, इस पे भी स्क्वायर है क्योंकि, तो ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसकी जो अंदर है इसको किस में लिख देंगे, 2 बार डॉट में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में कैसे लगेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे लगाते हैं, इसको इसके साथ करेंगे तो डॉट है ना, तो डॉट लगाएंगे बीच में, फिर प्लस इसको इससे करेंगे, फिर दोबारा से इनके बीच में डॉट लगाएंगे। ऐसे इसकी टर्न, इसको इससे बी डॉट ए, ऐसे बी का बी के साथ डॉट, ऐसे इसको भी करो डिस्ट्रीब्यूटिव, ए का ए के साथ डॉट, ए का बी के साथ, देखो माइनस है ना यहाँ पे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर ऐसे बी का ए के साथ माइनस में आएगा ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, और माइनस माइनस प्लस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे, बस डॉट लगाना है बीच में। तो ए डॉट ए, फिर से देखो ए डॉट ए, जब सेम का सेम से डॉट हो तो इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख के स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए डॉट बी बी डॉट ए इक्वल होता है, डॉट में ए डॉट बी जितना होगा वही बी डॉट ए होगा, यानी इसको भी हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल है, तो ये डबल ए डॉट बी हो जाएगा, 2 बार आ गया ना। अब ये भी बी डॉट सेम है, तो बी डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, सेम ऐसे ये भी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये सेम है क्योंकि बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस 2 बार माइनस हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, तो हम ए डॉट बी लिख देंगे इनको। सेम ऐसे बी का बी के साथ डॉट है, तो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अब आपको ये याद होगा, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे, और अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे। ठीक है, अब ये देखो आपको यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आ रहा है और इस साइड भी आ रहा है, तो ये कट जाएगा, इसमें भी ये प्लस में यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, डबल ए डॉट बी, और यहाँ भी क्या बचा, माइनस 2 ए डॉट बी। अब ये ए डॉट बी को इधर ही ले आओ,
तो ये प्लस हो जाएगा इस साइड आके, यहाँ क्या बचेगा 0। तो 2a, ये सेम है ना, 2a.b तो कितने डॉट बी हो जाएंगे, 4a.b इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 को आप वहाँ ले जा सकते हो, तो a.b कितना आ जाएगा, a.b आ जाएगा 0, क्योंकि 4 तो मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो गया। जब भी किसी दो वेक्टर का डॉट 0 हो, जब भी डॉट 0 हो, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये बड़ा हुआ है ना अपने, जैसे I और J, इनका डॉट कितना होता है, आई और जे का डॉट कितना होता है, 0 होता है ना। तो आई और जे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बट आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, ये तो पढ़ा है ना, आई डायरेक्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1। बट आई का डॉट जे के साथ करते तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए इनका डॉट 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल cos π/2 हो जाएगा, तो इसलिए 0 होता है। तो जब ये दो वेक्टर डॉट में इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो यानी ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। यानी कि आपसे एंगल पूछा था ना, तो ए डॉट भी अगर 0 है, तो जो एंगल है, या फिर फॉर्मूला खोल दो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर 0। यही होता है ना डॉट का फॉर्मूला। क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गए ना, अब तो वेक्टर थोड़ा है, तो मैग्नीट्यूड है, तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे 0 से। तो कोई भी मैग्नीट्यूड 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो cos थीटा 0, अब सोचो cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 का मतलब यहाँ 0 को भी cos में कन्वर्ट करोगे तो कब होता है, cos π/2। तो यानी थीटा कितना आ जाएगा, π/2। तो आपसे थीटा पूछा था इस क्वेश्चन में, थीटा कितना आ जाएगा इसका, π/2। यानी जब भी ये कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन को ना आप इतना लंबा ना, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना सारा नहीं करना, आपको बस इसको ना याद रखना है। एक तो स्क्वायरिंग करनी होती है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव खोलेंगे ना, तो यानी ये आएंगे ही आएंगे। यहाँ से आपको शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। और फिर तो आपको थीटा पूछा है, तो कुछ ना कुछ जब भी पूछा जाता है तो हम उसका करते हैं। यहाँ थीटा पूछा था, तो सोचो a.0 है, तो आपको पता होना चाहिए थीटा कितना होता है, π/2 होता है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। इसका एक और नेक्स्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर 135, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियो दिए हुए 135 और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा वाली वीडियो में बता रखा है क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो डायरेक्शन रेशियो, जैसे मान लो एक 3D है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये x एक्सिस के साथ जो हमारा ये मान लो पोजीशन वेक्टर p है, इसके पॉइंट है x y z, ठीक है। तो ये जो x एक्सिस के साथ ये जो r वेक्टर होगा, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल x एक्सिस के साथ, ठीक है। r वेक्टर का ये x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो एंगल बनाएगा इसको हम कहेंगे कॉस गामा। ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ बनाएगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, इन तीनों को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको एन कहते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर ये दोनों एंगल पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो आप कॉस गामा भी निकाल सकते हो, है ना, इस रिलेशन पे रख के। तो अब हमें पता है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर आर किससे बनता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो पोजीशन वेक्टर आर में एक्स वाई जेड होते हैं, ये इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। एक्स वाई जेड को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब लेकिन अगर मैं इस वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर बनाती हूँ, तो वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, जब हम वेक्टर आर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। किससे, मैग्नीट्यूड से। तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो इस पूरे को भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। इस साइड डिवाइड किया ना हमने, तो इसको भी करो। तो यहाँ पे ये पहले तो ये वेक्टर तो एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, आर के मैग्नीट्यूड से। आर का मैग्नीट्यूड, आर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड मैंने क्या कहा, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो अब देखो, अब हमें दिख रहा है कि ये जो आर का मैग्नीट्यूड है वो इसके साथ भी आ रहा है, इस एक्स के साथ आई कैप, ऐसे अलग अलग कर दो। इस पूरे को इसके साथ भी लिख दो, इसके साथ भी लिख दो
और इसके साथ भी लिख दो जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का केक है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर। तो ये जो यूनिट वेक्टर आर आया है ना, इसकी ये जो स्केलर पार्ट है ये वाले, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक्स एक्सिस के साथ है तो ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है। तो यूनिट वेक्टर आर को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर वेक्टर आर को हम एक्स वाई जेड यानी डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से लिख रहे थे, तो यूनिट वेक्टर आर को हम कैसे कैसे लिखते हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से। तो डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया, एल क्या होगा ये पूरा, एम क्या होगा ये पूरा, एन क्या होगा ये। अगर आपको एक्स वाई जेड पता है तो आप इन सब एक्स वाई जेड को किससे, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे, सबको डिवाइड करोगे तो आपके एल एम एन आ जाएंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो यानी कि अगर यूनिट वेक्टर आर है मेरे पास, अगर वेक्टर आर तो मेरा डायरेक्शन रेशियो से बनता है ना, ये क्या होता है एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं। और आर यूनिट वेक्टर जब हमने बनाया तो यहाँ एक्स की जगह क्या आया, एक्स की जगह आया हमारा एल, एल मैंने बोल दिया ना, एल क्या होगा, जो हमारा जब हमने एक्स को यूनिट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वो एल था। एम क्या था, जब एक्स को मैंने वाई को मैंने यूनिट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। और एन क्या था हमारा, जब जेड को हमने यूनिट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम जब यूनिट वेक्टर आर बनाएंगे तो एल लिख देंगे, एल आई कैप, वाई वाई की जगह एम जे कैप, एन के कैप। तो जब भी एल एम एन आपसे पूछा जाए तो आप आर वेक्टर का क्या बनाओगे, यूनिट वेक्टर बनाओगे, यानी आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। ये वेक्टर आर है, इसको ऊपर, इसके मैग्नीट्यूड को नीचे। तो ये जो आई के साथ आएगा वो एल होगा, जो वाई के एम जे के साथ आएगा वो एम होगा, और जो के साथ आएगा वो एन होगा। तो समझ आ गया, एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन। तो एल एम एन क्या होता है हमारे, डायरेक्शन कोसाइन। निकालने का तरीका या तो एक्स अपॉन यूनिट वेक्टर आर, सॉरी मैग्नीट्यूड आर, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड आर, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड आर। मैग्नीट्यूड आर तो सबको निकालना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एल पता है ना, कॉस अल्फा वो कहते हैं, तो कॉस अल्फा आई कैप भी लिख सकते हैं, कॉस बीटा जे कैप भी लिख सकते हैं, कॉस गामा के कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो जब भी कोई डायरेक्शन को साइन आपको दिया है तो वो आर वेक्टर नहीं होता, वो यूनिट वेक्टर आर होता है। तो यूनिट वेक्टर आर किससे बनता है, डायरेक्शन कोसाइन से। और जबकि वेक्टर आर किससे बनता है, डायरेक्शन रेशियो से। तो डायरेक्शन रेशियो एक तरह से इसके प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी कि हम जब एक्स बाय एल निकालेंगे, वाई बाय एम निकालेंगे और जेड बाय एन निकालेंगे तो इनका कुछ जो प्रोपोर्शनेट, इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे इसमें कांस्टेंट क्या आया, ये आया ना, ये सब में आया ना। जब हमने इसका रेशियो इसके साथ निकाला तो ये देखो, ये एक्स, इस आर को यहाँ भेज देती हूँ तो एक्स बाय एल क्या आ जाएगा, एक्स बाय एल ये आ जाएगा, सी वाई बाय एम, इसको भी यहाँ दे दो, ये भी यही आएगा। तो ये सब किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर आर के। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये डायरेक्शन कोसाइन का मतलब जानना था। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो डायरेक्शन कोसाइन आप सबको समझ आ गई है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया आपको। तो आई होप ये डायरेक्शन कोसाइन का और रेशियो का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ना डायरेक्शन रेशियो दिए हुए 135 और आपको इसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। तो सिंपल है, वन को ये डायरेक्शन रेशियो है ना 1, इसको इसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर दो तो सिंपल हो जाएगा। एल कैसे आएगा, x1 को जो भी इसका आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक्स बाय आर होता है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर आर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 1/√1 का स्क्वायर 1, 9 और 25 कितना आ जाएगा, 35। ऐसी m आ जाएगा आपका 3/√35 और n आ जाएगा 5/√35। तो ये ऑप्शन ए जो होगा इसका ठीक होगा। ठीक है।